नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके स्टैट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आपके पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के सभी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, पहली जो वीडियो थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर। तो वे छात्र जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या फिर निर्माण करते हैं, तो ऐसे छात्र क्या कहलाते हैं? तो ऐसे छात्र जो अपने दिमाग से ही एक नई कलाकृति, नई आकृति का निर्माण करते हैं, या कोई नई खोज करते हैं, नया काम करते हैं, तो वे किस प्रकार के छात्र होते हैं? प्रतिभाशाली, असाधारण छात्र, सृजनात्मक, या अपराध प्रवृत्ति वाले छात्र। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ये सृजनात्मक छात्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा। और सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनके कुछ विशेषताएं होती है जिससे आप पहचान कर सकते हैं उनकी। जैसे उच्च सृजनात्मक बालक अधिकतर उच्च बौद्धिक स्तर के होते हैं, उनका व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। ऐसे बालक चाहे मौखिक कार्य करे या लिखित, मूर्त करे अथवा अमूर्त, हर अवस्था में वह साधारणतः अभूतपूर्व होते हैं। ये बालक विनोदी स्वभाव व स्पष्ट विचारधारा के होते हैं, और जिज्ञासु, आत्मविश्वासी व साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनमें उच्च आकांक्षा स्तर और अपने कार्यों के प्रति उनका एक अनूठा दृष्टिकोण पाया जाता है। और समायोजन स्तर प्रतिभाशाली बालकों में होता है। तो इन बालकों का समायोजन स्तर जो है प्रतिभाशाली बालकों जैसा ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, 60 से अधिक, या फिर 70 से कम। तो मंद बुद्धि यहाँ पर बालक की जो बुद्धि लब्धि है, और ये होती है ऑप्शन डी वाली। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? वो 70 से कम होगी। मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं? ऐसे बालकों से यहाँ पर इनका अर्थ लिया गया है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। मंद बुद्धि अथवा मानसिक मंदता को प्राय बुद्धि परीक्षणों पर बालक के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 80 से कम होती है तो वे प्राय मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और मंद बुद्धि बालकों के लिए अल्प बुद्धिमत्ता, मानसिक दुर्बलता, मानसिक निम्न सामान्यता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालक जो इनकी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों की। तो इनकी विशेषता कौन सी है? एक से अधिक विषयों में कमजोर होना, अत्यधिक उत्तेजित होना, अमूर्त चिंतन की अधिकता का होना, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता होती है ऑप्शन सी वाली, अमूर्त चिंतन की अधिकता का होना। तो यही प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता होती है। इनकी और भी विशेषताएं हैं, जैसे पढ़ने लिखने के प्रति इनकी रुचि होती है, शब्द भंडार जो इनका बहुत व्यापक होता है, कठिन विषयों में भी ये रुचि लेते हैं, और इनकी ज्ञानेंद्रिय का विकास तीव्र गति से होता है, और इनका सामान्य ज्ञान बहुत अधिक अच्छा होता है, और ये अमूर्त विषयों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। समस्याओं का समाधान वो शीघ्र कर लेते हैं, और बौद्धिक नेतृत्व के गुण उनके अंदर होते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं से बालकों की श्रेणी है? प्रतिभाशाली बालक, अपराधी, सामान्य बालक, या मंदबुद्धि बालक? जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य, तो ये किस प्रकार के बच्चे होते हैं? और ये होते हैं अपराध प्रवृत्ति वाले। अपराध प्रवृत्ति वाले कैसे? जैसे कोई तोड़ फोड़ करने वाले जो बालक होते हैं, जो संपत्ति सरकारी हो गई या फिर कोई निजी है या किसी की भी दूसरे की है, उसको हानि पहुंचाते हैं,
तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर अपराध प्रवृत्ति वाले बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सामान्य बालकों का व्यवहार समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, समाज के द्वारा स्थापित मान्यताओं के प्रतिकूल होता है, शिक्षक के लिए सिरदर्द है या असामान्य होता है। तो सामान्य बालकों का व्यवहार जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन ए में है, समाज के द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं। जैसे कोई 8वीं क्लास का बच्चा है या 7वीं क्लास का बच्चा है, तो वो 6ठी क्लास के बच्चे का भी क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहा है, तो वही बच्चे की यहाँ पर बात हुई है। इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा गया है, जो अपने से छोटी जो कक्षा होते हैं उनके सवाल को भी, उनकी समस्याओं को, उनके क्वेश्चनों को भी हल नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार की एक यहाँ पर ये परिभाषा दी गई थी, तो ये परिभाषा किन की थी, और इस परिभाषा का संबंध है ऑप्शन सी में, बर्ट जो है इनकी ये परिभाषा है। पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो उनकी पहचान कैसे करेंगे आप, बालकों की जो सीखने की गति है वो धीमी होती है, और ऐसे बालक अपनी कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य सही ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल होते हैं, और जीवन के प्रति निराशा होती है। ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और प्राय असमायोजित व्यवहार करते हैं। तो ये पिछड़े बालक हैं, उनकी पहचान आप कर सकते हैं, उनकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? अपने को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए, विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने के लिए, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, और इसका संबंध है ऑप्शन सी में, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद या भोपाल में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो परामर्श निर्देशन का जो कार्य प्रारंभ हुआ था, इसका संबंध है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निर्देशन सहायता प्राप्त करने की एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। ये जो यहाँ पर कथन है किनका है? क्रो एम क्रो का, एमरिस्टोप का, एरिक्सन का या बिली तथा एंडू का। और इस प्रकार का जो यहाँ पर कथन जो है, इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन बी में है, एमरिस्टोप इनका। अगला क्वेश्चन है, समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है। निर्देशन प्राप्त करने हेतु परामर्श, निरीक्षण या इनमें से कोई सब नहीं। तो समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है, और ये है ऑप्शन ए में, निर्देशन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बालक की भाषा होती है रोमन, ग्रीक, ब्रेल या इनमें से कोई सी नहीं। ये जो अंधे बालक जो होते हैं उनकी एक विशेष लिपि होती है, और इस लिपि का जो नाम है ये ब्रेल लिपि होती है, और इसमें जो अक्षरों की जो छपाई है वो कुछ उभरी हुई होती है, और ये जो अंधे जो बालक होते हैं उसके ऊपर हाथ फेर कर फिर उनके अक्षर जो उभरे हुए होते हैं उनकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 85 IQ अर्थात बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? जिसकी IQ जो है बुद्धि लब्धि वो 85 है। ये किस श्रेणी में आते हैं? प्रतिभावान, पिछड़े बालक, बुद्धिमान या अपराध प्रवृत्ति वाले बालक। तो इस प्रकार के जो बालक हैं ये पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि ये 85 जो है इसके अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा जो है इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर जो एक ये समावेशी जो शब्द आया है ये क्या होता है? क्योंकि पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जब क्वेश्चन के बारे में समझ पाएंगे। तो समावेशी जो यहाँ पर शब्द इसका अर्थ होता है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से, इसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे
एक कक्षा है, उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, ये आप कह सकते हैं कि चाहे तो कोई इसमें अक्षमता वाला बच्चा है या क्षमता वाला है, दोनों को मिलाकर शिक्षा देना। समावेशी उन अक्षमता युक्त बच्चों को शामिल करती है जो देखने सुनने में कठिनाई महसूस करती है, जो सही से चल फिर नहीं सकती या सीखने में अन्य बच्चों से कमज़ोर होते हैं। और समावेशी का अर्थ उन सभी बच्चों को भी शामिल करने से है जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं या निकाल दिए गए होते हैं। ये बच्चे कक्षा की भाषा में बात नहीं कर पाते, शिक्षा से अलग हो जाने का जोखिम उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बीमार, भूखे हैं या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या वे अलग धर्म जाति से संबंधित है। खासकर वे बच्चे जो घरों में, खेतों में या कहीं और काम कर रहे होते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण में उनका योगदान होता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इसमें लिए गए हैं। तो सभी को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा, बस आप इसी प्रकार से इसका समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वालों की, इडियट जिन्हें कह देते हैं, 25, 25 से 50, 50 से 75 या 75 से 100। तो जड़ बुद्धि वाले हैं यहाँ पर, और जड़ बुद्धि वाला जिसे कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल ख़त्म है, तो ये ऑप्शन ए वाला है, 25 जो है इनकी बुद्धि लब्धि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से जो विकलांग बालक है वह कहलाते हैं। तो मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं 80 से कम बुद्धि लब्धि वाले, 90, 50 या 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले। और इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन डी वाला ही रहेगा, तो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले इस श्रेणी में आते हैं। तो ये किनके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। मानसिक रूप से विकलांग बालक जो होते हैं वो 70 से कम IQ वाले होते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है? यहाँ पर एक ये अक्षमता वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ये ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया कहा गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अफेजिया, डिस्फेजिया, और ये आपकी है मौखिक रूप वाली। और पढ़ने में आती है एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता जो होती है इसमें अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, ओसेम्बोलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, ये लिखने की अक्षमता है। गणित वाले जो होते हैं इसमें डिस्कैकुलिया आपको देखने को मिलेगा, वर्बल डिस्कैकुलिया और प्रैक्टोगनिस्ट डिस्कैकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैकुलिया, ऑडियोग्नोटिक डिस्कैकुलिया। तो जिसके पीछे कुलिया लगा होगा तो इसका मतलब वो गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये आ गया है आपका पढ़ने वाला, पढ़ने की अक्षमता क्या होती है? तो यहाँ पर पढ़ने की अक्षमता से जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा बी में। ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित है, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। और ये डिस्ग्राफिया, अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, ये लिखने की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गणित संबंधी समस्या। तो जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्कैकुलिया वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा। ये जिसके पीछे एक कुलिया लगा होगा तो इसका मतलब कि वो गणित से संबंधित है। तो अफेजिया, डिस्फेजिया, ये अफेजिया और डिस्फेजिया, इसका जो संबंध है ये आपके मौखिक से है। और ये यहाँ पर ये डिस्प्रेक्सिया जो आया है, और ओसिम्बोलिया ये वाला और ये वाला, ये लिखने की क्षमता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक, दृश्य बोध की कमी, दूरी सजगता की कमी, बोध या समझ शक्ति की कमी। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला है, बोध की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने का कारक, गामक क्रिया निष्पादन की कमी का होना, समझ शक्ति, बोध या दृश्य बोध की कमी का होना। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जहाँ ऑप्शन ए वाला रहेगा, ये गामक क्रिया निष्पादन की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं को मूर्ख बताना ये परिणाम है। गामक क्रिया निष्पादन की कमी का, स्मरण शक्ति, बोध या फेल्सिर सिंड्रोम का। तो स्वयं को मूर्ख बताने लग जाते हैं और ये किससे संबंधित होती है, और ये एक विकार है। विकार ये ऑप्शन डी वाला है, फेल्सिर सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति स्वयं को मूर्ख बताने लग जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दृष्टि का मुख्य कार्य क्या होता है। दृष्टि केंद्रित करना, स्कैनिंग, ट्रैकिंग, ये सभी काम करना। तो दृष्टि जो हम होती है हमारी, ये सभी काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रवण क्षमता की इकाई है प्रकाश वर्ष, कुर्सीबल, डेसीबल या ऊर्जा बल। तो श्रवण क्षमता की इकाई जो होती है इसे डेसीबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य श्रवण क्षमता कितनी होती है। 0 से 25 dB, 26 से 40, 41 से 55 या 56 से 70। तो सामान्य श्रवण क्षमता जो मानी गई है ये 0 से 25 dB तक मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक ये शब्द आया है ILFE का अर्थ क्या होता है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ये ऑप्शन बी वाला सी आंसर माना गया है, एक्सक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समावेश ये शब्द आया है, इसका क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है समावेश से। विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता में भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, या फिर ये सभी। तो समावेश का यहाँ पर क्या अर्थ है, और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, इन सभी से इसका अर्थ दिया गया है। विकलांग बच्चों की शिक्षा से लैंगिक समानता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर RTE 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, सभी बच्चों को सरकारी विद्यालय में शिक्षा देना, सभी बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा, या 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये RTE 2009 इसका जो उद्देश्य जो था ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली जो संस्था कौन सी है। NCERT, SCERT, NCT या MHRD। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था, और यह है ऑप्शन ए वाली, इसे NCERT कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर NCERT 2005 का मूल उद्देश्य क्या है। ज्ञान की रचना करना, पाठों को याद करना पर बल देना, गणनाओं पर बल या अनुशासन पर बल देना। तो NCERT 2005 का जो मूल उद्देश्य होता है ये ऑप्शन ए वाला है, ज्ञान की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालक जो है इनकी श्रेणी में कौन से आते हैं। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, शारीरिक रूप से वंचन के आधार पर भिन्न बालक, या फिर ये सभी। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं इनकी श्रेणी में जो यहाँ पर रखे गए हैं ये ऑप्शन डी हमारा सी आंसर रहेगा। तो ये सभी आते हैं, और इसमें बौद्धिक दृष्टि वाले, शैक्षिक, शारीरिक और समस्यात्मक दृष्टि वाले, ये सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। बौद्धिक दृष्टि वालों में प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक, शैक्षिक दृष्टि में तीव्र बालक और पिछड़े बालक, शारीरिक दृष्टि में बहरे बालक, कम सुनने वाले, अंधे, दृष्टि दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त विकलांग, ये शारीरिक दृष्टि में आ जाते हैं। समस्यात्मक दृष्टि में आ जाते हैं सामाजिक दृष्टि से कुसंयोजित बालक और संवेगात्मक असंतुलित बालक, ये आपके समस्यात्मक दृष्टि में आ जाते हैं। ये सभी आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत इन्हीं के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं श्रवण क्षति युक्त, दृष्टि बहुल विकलांग, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर आया है ये शारीरिक दृष्टि से, और जिसमें बहरे, कम सुनने वाले, अंधे, दृष्टि दोष वाले, वाणी दोष वाले, विकलांग, तो ये इस श्रेणी में आते हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक, भाषा विकलांग, या सृजनात्मक बालक। तो मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के जो यहाँ पर अंतर्गत आते हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं, तो समस्यात्मक बालक इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर नहीं आ गया है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आएंगे। समस्यात्मक, अपराधी, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, या संवेगात्मक रूप से अशांत बालक।
तो मानव सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसमें तो है ऑप्शन सी वाला ही, मानसिक रूप से पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं हैं, तो वे कौन से होते हैं? शैक्षिक रूप से पिछड़े, सृजनात्मक, प्रतिभावान या फिर वंचित बालक। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, और नहीं है तो ये वंचित बालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं, प्रतिभावान, बहुल विकलांग, भाषा विकलांग या फिर अपराधी बालक। तो बौद्धिक रूप से विकलांग यहाँ पर बात हुई है, तो बौद्धिक दृष्टि से कौन कौन से आते हैं? बौद्धिक दृष्टि में आ जाते हैं प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक, और इसमें कौन सा है? तो इसमें ये ऑप्शन बी वाला है, बहुल विकलांग। अगला क्वेश्चन है, 90 से 110 IQ वाला जो बालक होता है उसे कहा जाता है प्रतिभाशाली, प्रखर, स्मरणीय या अपराध प्रवृत्ति। तो 90 से 110 की जिनकी बुद्धि लब्धि होती है IQ, तो इस प्रकार के जो बालक जो आते हैं व्यक्ति, ये सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं। प्रखर बुद्धि जो ये सभी जो आपके ये 130-40 वाले जो है इस श्रेणी में आ जाते हैं, प्रतिभाशाली वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 110 से अधिक IQ वाले बालक ये किस श्रेणी में आते हैं? मानसिक रूप से पिछड़े, सामान्य, प्रतिभाशाली या समस्यात्मक बालक। तो 110 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इस प्रकार के जो बालक आएंगे प्रतिभाशाली वाले श्रेणी में आते हैं, 110 वाले। 90 से 110 सामान्य में, और फिर ये 110 वाले प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 90 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है वे किस श्रेणी में आएंगे? वंचित बालक में, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक या मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तो 90 से कम IQ वाले यहाँ पर पूछा गया है, तो ये ऑप्शन डी वाला है, ये मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी IQ होती है ये 90 से कम, 80-85 के लगभग। सृजनात्मक जो है ये आपके 130-40 प्लस वाले जो उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक हो सकते हैं बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता या फिर ये सभी। तो एक व्यक्ति जो होता है उसकी जो बुद्धि जो होती है उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ पर कारक दिए गए हैं सभी प्रभावित कर सकते हैं। बीमारी के कारण भी शरीर का विकास जो रुक जाता है, परिवार में समस्या, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका भी एक व्यक्ति के शरीर पर, दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही भाषा भिन्नता, अलग अलग भाषा वाले अगर व्यक्ति हों। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जब हम यहाँ पर हिंदी जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारी हिंदी जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये तालाब शब्द से है, इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है वो आपने इनमें बताना है, सरसिज, सहायक, विधु या पुष्कर। तो तालाब शब्द का जो सही यहाँ पर पर्यायवाची बनेगा तो ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, पुष्कर इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ह्रास शब्द का विलोम बताना है, उन्नति, वृद्धि, मर्त्य या फिर बृहत। तो ह्रास शब्द का अगर हम उल्टा बनाए, इसका विलोम बनाए, तो इसका जो यहाँ पर विलोम जो बनेगा ये ऑप्शन 2 वाला है। ह्रास होता है किस चीज़ की? कमी, नाश, कमी, और कमी की क्या होती है? तो वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो के लिए एक शब्द कौन सा रहेगा? स्वैच्छिक, ऐहिक, ऐच्छिक या इच्छुक। तो जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये ऐच्छिक जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गायक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? और गायक जो शब्द है इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला। गई जो है इसको आए होता है, ये बड़ी जो होती है दीर्घ ए इसको आए होता है। अगर इसके ऊपर एक मात्रा होती या फिर ये छोटी ए होती फिर इसको आए होता।
अगर यहाँ पर गो होता, गो ये वाला, इसको फिर आव होता। अगर इसके ऊपर दो मात्राएं होती फिर इसको आव होता। तो यहाँ पर ये गायक है, इसका गई प्लस अक है, गायक है, आई को आय हुआ है तो गाय का रूप यहाँ पर बनेगा। अगर कोई यहाँ पर संस्कृत से है तो एच ओ आई वाई सूत्र यहाँ पर लगेगा, उसके वो यहाँ पर आय करता है, गाय का बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप बीती शब्द में समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि समास। तो आप बीती क्या होती है? अपने पर बीती हुई, कह देते हैं कि ये आप अपनी आप बीती सुना रहा है कि उस पर जो बनी है, जो उसके ऊपर से गुजरी है। तो यहाँ पर इसमें समास आया है और ये समास कौन सा है? तो ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वहाँ पर होता है जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें तत्सम और जो तद्भव शब्द है इसका एक युग्म सही नहीं है, और वो कौन सा है? तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के हैं, संस्कृत में ही लिख के बोले जाते हैं। तद्भव होते हैं जो संस्कृत के परिवर्तित रूप होते हैं, जो संस्कृत में जो अक्षर है उसका हिंदी में अर्थ हो, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें एक नहीं है और नहीं है ऑप्शन 3 वाला है, क्षीर, दही, क्योंकि क्षीर क्या है? ये खीर होती है, तो ये इसका सही नहीं है। हस्ती जो शब्द है ये तत्सम है और इसका अर्थ होता है हाथी। पत्थर संस्कृत में होता है और पत्ता इसे हिंदी में कहते हैं। वत्स हम संस्कृत में कहते हैं और इसका बच्चा हिंदी में कहते हैं। क्षीर संस्कृत में कहते हैं और खीर, खीर ये हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, परास्त शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो यहाँ पर इसमें शुरू में कौन सा शब्द लगा है? और यहाँ पर लगा है ये ऑप्शन 2 वाला। तो यहाँ पर परा ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है, भाव में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग तो शुरू में लगा था और प्रत्यय कहाँ पर लगेगा? तो ये शब्द के बाद में लगता है। जैसे जब हम इसको बोलते हैं भाव, तो आपको इसमें किस शब्द की बाद में आवाज़ आती है? तो वही फिर यहाँ पर बताना है, व, हाव, ब या आव की। तो जब आप इसे बोल के देखेंगे तो बहाव, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाला रहेगा, आव की यहाँ पर आवाज इसमें आई है, बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ, घबरा जाना, थक जाना, घृणा करना या अत्यधिक परिश्रम करना। तो कलेजा मुंह को आना का अगर हम यहाँ पर अर्थ लगाएं तो ये ऑप्शन 1 वाला है। कलेजा मुंह को आने का अर्थ यहाँ पर घबरा जाने से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह आप आया था। वाक्य में आप शब्द ये किस प्रकार का है? आप निजवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है, भाववाचक है या फिर निपात है? तो आप होता है खुद, स्वयं। तो इसी कारण से यहाँ पर इसका सी आंसर ऑप्शन 1 वाला रहेगा। वह आप आया था का मतलब यहाँ पर खुद अर्थात स्वयं से लिया गया है, तो निजवाचक ये सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, आप तो बड़े कुंभकर्ण हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द है ये वाला कुंभकर्ण। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है? आप तो बड़े कुंभकर्ण हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, और कुंभकर्ण जो यहाँ पर शब्द आया है तो इसका अर्थ ऑप्शन 2 में है, ये जातिवाचक से इसका अर्थ लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोहन ने अपना यज्ञ संपन्न किया। वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? यथाविधि, यथासंभव, यथाशक्ति या यथास्थान। सोहन ने अपना यज्ञ संपन्न किया, तो कैसे संपन्न किया? और यज्ञ जो होता है वो विधि के अनुसार होता है, जिस प्रकार का नियम होता है, तो यथाविधि यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक शब्द आया है कनक, इसका एक अर्थ नहीं है। आपने इसमें अलंकार जो होते हैं उसमें भी इसका उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक ते 100 गुणे। तो कनक कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? या फिर इनमें से नहीं है, और नहीं है तो ये ऑप्शन 4 वाला है,
कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूँ भी होता है, कनक कह देते हैं, और धतूरा भी होता है। तो ये चंद्रमा यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वागत शब्द किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण, अयादी या फिर यण संधि का। और स्वागत शब्द है सुप्रसागत स्वागत, और ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला होता है। किस में होता है? तो ये यण संधि में होता है। ई को यण से सूत्र इसमें लगता है जो यण करता है, तो यण संधि का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर बताने आपने समानार्थी कौन सा है? जय पराजय, जय विजय, रजत चांदनी, अजय विजय। तो सही जोड़ा है यहाँ पर, और सही जोड़ा कौन सा है? तो ये ऑप्शन 2 वाला माना गया है, जय और विजय। और अब हम यहाँ पर विशेष हिंदी से कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है ये कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक जो शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और क्या होते हैं? सार्थक शब्द। संधि, समास, अव्यय या फिर छंद, और इनको कहते हैं हम समास। और ये जो परिभाषा है ये आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें समास कहा जाता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, विस्तार करना, विग्रह या फिर विच्छेद करना। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये लिया गया है संक्षेप करने से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययभाव समास का है? गृहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन या फिर कुमारी। अव्ययभाव समास की पहचान होती है कि उसमें अव्यय या उपसर्ग शुरू में दिया गया होता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अव्यय या फिर उपसर्ग आया है, तो ये ऑप्शन सी वाले में है, प्रति यहाँ पर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है तो उसे वहाँ पर समास कौन सा होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य भाव का संबंध होता है। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो ये विशेषण विशेष्य आपने याद रखना है, ये जहाँ पर दिया गया होता है तो वहाँ पर ये कर्मधारय समास होता है। ये विशेषण विशेष्य आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? चक्कर पाणी, चतुर्युगम, माता पिता। अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें जैसे माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। चतुर्युगम, चतुर चार, तो यहाँ पर चार युग जो है उनका समूह, शुरू में संख्या आ गई है तो इसका मतलब द्विगु समास है। चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिनके ऐसे कोई व्यक्ति, तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जी जो वो हाथ में चक्कर रखते थे तो ये उनके लिए आया है और बहुब्रीहि समास है। अब बच गया यहाँ पर एक नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम जाए यहाँ पर इसमें कर्मधारय समास रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होंगे और अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, जैसे हमने ऊपरले वाले क्वेश्चन में पढ़ा चक्कर पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्रिय में समास आया है। जितेंद्रिय उसको बोला जाता है जिसने इंद्रिय को जीत लिया हो। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है देवासुर, इसमें समास कौन सा आया है? देवासुर, देव, असुर, देवासुर। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। देव और असुर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है देशांतर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय समास। तो देशांतर शब्द है और यहाँ पर जो समास आया है ये तत्पुरुष समास है।
अगला क्वेश्चन है दीनानाथ, दीनों के नाथ दीनानाथ, कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु या द्वंद्व समास। दीनानाथ जो यहाँ पर शब्द आया है इसमें समास है ऑप्शन ए वाला, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख दर्शन में समास आया है, द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। मुख दर्शन यहाँ पर जो समास है ये ऑप्शन बी वाले हैं, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुषिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो निशिदिन दिन रात, तीन भुवन तीन भुवनों का समूह, पुरुषिंग पुरुष और सिंह। तो बहुव्रीहि समास किस में है, तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है। अगर यहाँ पर द्विगु समास भी इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पंचानन पांच मुख वाला, तो द्विगु समास भी हो सकता है। और ये जो पुरुष सिंह दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो सिंह के समान हो, तो यहाँ पर भी इसमें बहुव्रीहि समास हो सकता है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पर आ जाए तो डी वाला ही आपने सही करना है यहाँ पर, पुरुष सिंह। क्योंकि पंचानन जो है यहाँ पर पांच मुख वाला को होता है, तो या तो एग्जाम में एक ही दिया गया वो इसमें से, या तो पंचानन या फिर बहुव्रीहि, क्योंकि दोनों में यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हो सकता है। नेक्स्ट है निशाचर में कौन सा समास है, अव्ययभाव, कर्मधारय, न्याय या बहुव्रीहि समास। तो निशाचर होता है जो रात में घूमते फिरते हैं, राक्षस जो होते हैं उनके लिए इन शब्दों का पहले प्रयोग होता था, निशाचर। तो यहाँ पर समास कौन सा है इनमें, और इनमें है ये ऑप्शन डी वाला, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है चौराहा, चौराहा किसे कह देते हैं, चार रास्तों का समूह, चौराहा, जिसमें ये जमा का निशान होता है, इधर भी गली जाती है इधर भी जाती है, बीच में ये चौराहा है। तो इसमें समास कौन सा है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या अव्ययभाव समास। चार रास्तों का समूह, तो जहाँ पर सुर में संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर ये द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10 मुख में कौन सा समास है, 10 मुख वाला, तो ये या फिर 10 आनन आप कह सकते हैं, 10 मुख जिनके कौन थे, तो ये रावण थे। और तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है सुपुरुष है, शोभना पुरुष है, इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विशेषण और विशेष्य के योग से समास बनता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जहाँ पर विशेषण विशेष्य दिया गया होता है तो इसका मतलब वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन आपने करना है। तो एक शब्द में द्विगु समास है, आजीवन, जीवन भर, भूदान, सप्ताह, पुरुषिंग। तो द्विगु समास किस में है, तो सप्ताह, 7 जो जिसमें दिन होते हैं तो उसे कहा जाता है सप्ताह, 7 दिन। तो ऑप्शन सी ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि। तो दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर, तो ये है ऑप्शन ए में, कर्मधारय जो तत्पुरुष जो समास है इसमें होता है, क्योंकि ये कर्मधारय जो समास है ये तत्पुरुष का ही भेद है। अगला क्वेश्चन है किसमें सही समासिक पद बना है, पुरुष, धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्रिपरिषद में। तो सही समासिक पद जो यहाँ पर माना गया है तो ये ऑप्शन बी वाला जो है दिवारात्रि, इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, अन्व्य, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवनम। अन्व्य है यहाँ पर ये आपका यण संधि जो उसका है, या फिर अनुव्यय कह सकते हैं आप, अव्ययभाव समास। दिन और रात द्वंद्व हो गया, चतुरानन यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और त्रिभुवनम
जो यहाँ पर आया है ये आपका द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपये पैसा। तो रुपये और पैसे, तो इसी कारण से यहाँ पर द्वंद्व समास है और इनके बीच में लगा हुआ होता है। और एक और इसकी पहचान है, ये जो आपको बीच में चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है योजक वाला, तो ये भी इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अविभाज्य समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह इनमें से क्या होगा, या फिर समास अगर आ जाए तो ये इसमें समास है अविभाज्य समास। और सही विग्रह कौन सा इसका बना है, यथाशक्ति। और इसका जो यहाँ पर बना है तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, शक्ति के अनुसार। और ये हाल ही में जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये उदाहरण पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो पाप और पुण्य, तो कौन सा समास हुआ, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, जिसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ होता है ये वाला, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लंब उदर है, इसमें समास कौन सा है, लंब उदर, बड़ा है पेट जिनका, ऐसा कोई व्यक्ति। तो जहाँ पर हमें अन्य ही पद की प्राप्ति होती है, पता लगता है, तो वहाँ पर फिर बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। तो देश प्रेम में समास है और ये है ऑप्शन बी वाला, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परमेश्वर में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। तो परमेश्वर में जो यहाँ पर समास जो बना है तो ये ऑप्शन बी वाला है, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, अनायास में समास कौन सा है। ये जो यहाँ पर समास जो है तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद, तो ये उन्हीं में से है, न्याय तत्पुरुष समास। इसकी पहचान यही है, शुरू में आ लगा हुआ आपको दिखाई देगा, अभ्रमण, न्याय भ्रमण, अनायास, न्याय, तो न्याय समास यहाँ पर रहेगा, न्याय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। तो गौशाला, गांव के लिए, शाला के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, चतुर्थी भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नवग्रह में समास कौन सा है, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, तो संख्यावाची है, ऑप्शन ए द्विगु समास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी, विद्या के लिए अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। और इसमें जो रहेगा ये है हमारा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान, कन्या के लिए दान, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, साग पात में कौन सा समास है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल, और कौन सा है, तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चतुर्भुज में कौन सा समास आया है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज। और 21 में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अगर इसमें द्विगु समास नहीं है, ये वैसे द्विगु जो समास है उसका उदाहरण है द्विगु समास का। अब यहाँ पर द्विगु समास नहीं है तो फिर यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाई बहन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन सा है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवास, वन में वास, तो में अधिकरण वाला है, सप्तमी विभक्ति वाला, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, पंचवटी में समास, 5 वटों का समूह, तो इसमें कौन सा समास है। यहाँ पर भी इसमें द्विगु समास नहीं दिया गया है, किसका है, तो द्विगु जो समास है उसका उदाहरण है। तो या तो फिर यहाँ पर द्विगु होगा या फिर बहुव्रीहि समास, तो वैसे द्विगु जो है उसका उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। पीताम्बर, पीले कपड़े वाले ऐसे कोई व्यक्ति, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, तो ये आया है ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, नरोत्तम में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव।
या फिर द्वंद्व समास। तो नरोत्तम मनुष्य में जो है सबसे उत्तम, उसे कहा जाता है नरोत्तम। और यहाँ पर जो इसमें समास बनेगा तो ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर ये बहुब्रीहि जो है वो समास होता, बहुब्रीहि, तो फिर ये सही आंसर होता आपका बहुब्रीहि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आजन्म शब्द में इसका उदाहरण बताना है, कौन सा समास है। शुरू में यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप, अव्यय उपसर्ग लगाया है तो इसका मतलब अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर उसे कहा जाता था जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। और इस शब्द का प्रयोग हुआ है ऑप्शन बी में, बहुब्रीहि समास में। नेक्स्ट है गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब होता है आकाश को छूने वाला, तो ये ऑप्शन सी में रहेगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है यहाँ पर धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की, तो ऑप्शन सी द्वंद्व समास। नेक्स्ट है त्रिफला, तीन फलों का समूह त्रिफला, तो सुर में संख्या आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विगु समास। नेक्स्ट है यहाँ पर तन मन धन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तन मन धन, तो इसका मतलब द्वंद्व समास। चक्कर पानी, चक्कर को हाथ में धारण करते हैं ऐसे कोई व्यक्ति, तो ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसका मतलब क्या हुआ, द्वंद्व समास। पंचवटी, पांच वटों का समूह, सुर में क्या संख्या आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विगु समास। मृग नयनी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आंखें जो होती हैं नयन वो मृग के समान हो, तो यहाँ पर कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर आपके हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. Sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word. Sentences नीचे given है, fill-ups के 4 alternative are suggested for each questions. 4 alternatives दिए गए हैं, हमें options दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, हमें एक ऑप्शन जो करेक्ट अल्टरनेटिव है ऑप्शन है वो चूज़ करना है। फर्स्ट वन, डैश आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम। ये कहता है कि मुझे बेड पर जाने से मीन्स सोने से पहले कुछ देर मुझे पढ़ना होगा। इफ़ द रूम वाज ब्राइटर, इफ़ द रूम आर ब्राइटर, had the room been brighter, if the room had been brighter। अब इसमें आपको क्या फिल करना है, इसमें आपको सेंटेंस की फॉर्म देखनी है कि ये क्वेश्चनिंग है, इंटेरोगेटिव है, तो इसमें ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में पूछ रहा है कि क्योंकि जो 1, 2 और जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें इफ़ गिवन है, इफ़ हमारी इमेजिनेशंस को दिखाता है कि यदि ऐसा होता, बट ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। हैड द रूम बीन ब्राइटर, की अगर कमरे में रोशनी है तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ सोने से पहले। सो हेयर 3 ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट है डैश ब्रॉट डाउन दिस डाउनफॉल। ऑप्शंस हैं हिज इंटेंस डिज़ायर, हिज डिज़ायर फॉर पावर, हिज फैटल डिज़ायर, हिज पावरफुल डिज़ायर। ये कहता है कि ब्रॉट डाउन हिज डाउनफॉल, कि उसकी इच्छा ने उसको डाउनफॉल कर दिया यानी नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है हिज इंटेंस डिज़ायर, किसके लिए, फॉर पावर, क्योंकि फैटल जो है वो भाग्य से संबंधित है, पावरफुल डिज़ायर नहीं। हिज डिज़ायर, उसकी जो डिज़ायर होती है, जो तीव्र इच्छा, इन हिंदी जिसको कह सकते हैं कि पावर के लिए उसकी तीव्र इच्छा ने उसको नीचे गिरा दिया। सो हेयर 2 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है वुड यू काइंडली डैश द नोट।
सो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में है कि क्या आप नोट क्या होती हैं, जैसे टाई वगैरह किसी की गांठ, तो ये क्या कहता है कि तुम इसे अनटाई कर सकते हो। दिस इज़ ए जनरल क्वेश्चन, अनटाई, ब्रेक, लूज या ओपन। सो जो नोट है वो टाई या अनटाई हो सकती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जिसमें किसी पार्ट में जो है वो एरर है और कुछ करेक्ट है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। फर्स्ट वन, द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनोटिक्स लाइज इन साइंस या नो एरर। तो जब भी हमें सेंटेंस में करेक्शन करनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंस। हमें उसका सिंटैक्स देखना होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, नाउन, वर्ब। तो जो बेसिक्स जो सिंटैक्स की फॉर्म होती है तो इसमें देख लेते हैं। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमेनोटिक्स लाइज इन साइंस। तो यहाँ पर लाई आता ओनली, यहाँ पर एस की नीड नहीं है। सो हेयर 3 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। इसमें ये कंपेयरिंग का क्वेश्चन है। ऑफ द 2 आंसर्स यानी इन दोनों उत्तर में से दिस इज डेफिनेटली राइट, नॉट बेटर। या तो इसको कहेंगे दिस इज डेफिनेटली राइट या रॉन्ग, क्योंकि आंसर की जो फॉर्म में है हम उसको सही या गलत का जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग देखनी है। फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकोस्ट या फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है, दिस इज रिलेटेड टू टीवी प्रोग्राम्स, कंप्यूटर। सो यहाँ पर जो स्पेलिंग देख लेते हैं, जो ये कास्ट, ये कोस्ट, और यहाँ पर फोरकास्ट, इसकी जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो है FORECAST। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, out of 4 alternatives choose the one which best express the meaning of the given word। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका hideous। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये इसमें ये बताना है कि जो वर्ड हमें गिवन है वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग, मीन्स यू कैन से दिस इज ए सिनोनिम। सो फर्स्ट वर्ड है इसमें hideous। hideous का मीन्स क्या होता है? हिडियस होता है भयंकर, डरावना। सो ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ, प्लीजेंट होता है खुश, डिजायरिश इच्छा सूचक, और हॉरिबल, हॉरिबल होता है डरावना। सो 4 आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्सिप्रेसी। कॉन्सिप्रेसी यू कैन से ए मीटिंग ऑफ पर्सन, या फिर आप इसको या षड्यंत्र, हैंडीकैप, सेवेरेंस। सेवेरेंस होता है विभाजन या अलग करना। स्कैम, स्कैम होता है जैसे फ्रॉड करना। और कंसर्ट, कंसर्ट होता है जैसे संगीत समारोह या समूह गान करना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, यानी स्कैम करना, फ्रॉड करना, षड्यंत्र करना। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, मीन्स एंटोनिम यहाँ पर पूछा गया है टू द गिवन वर्ड। ये है क्विएसेंट। यहाँ पर क्विएसेंट मीन्स इसको बोल सकते हैं आइडियल या निष्क्रिय, ये जैसे या मौन। सो एक्टिव, डोरमेंट, अनकंसर्न्ड या वीक।
डोरमेंट निष्क्रिय ही होता है, वीक कमज़ोर होता है, एक्टिव चुस्त होता है, और अनकंसर्ड या जो बेपरवाह होता है। सो यहाँ पर जो इसका एंटोनिम है वो है एक्टिव, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 4 alternatives are given for the idiom or phrase. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. नीचे एक idiom given है, उसका मीनिंग बताना है। A snake in the grass means grass में एक snake, a secret enemy, a treacherous person, unseen danger या unexpected misfortune। ए सीक्रेट एनमी एक छुपा हुआ शत्रु, ट्रीचरस पर्सन धोखेबाज व्यक्ति, एन अनफोर्सीन डेंजर कभी ना देखा हुआ खतरा, अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून अनएक्सपेक्ट किया हुआ मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। तो स्नेक इन द ग्रास होता है कि और सीक्रेट एनमी जिसको हम देख नहीं सकते। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मीन्स एक। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मॉडल्स। यहाँ पर मॉडल फिल करने हैं। डैश यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, क्वेश्चनिंग हो रही है, और ये एक विलिंग को भी दिखाता है, इच्छा को भी दिखाता है कि क्या आप हमारे साथ एक कप चाय पियेंगे। कैन, वुड, मे या विल। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वुड, क्योंकि वुड होता है चाहना या चाहेंगे, ये सामने वाले पर्सन की इच्छा पे भी डिपेंड करता है। सो इस वुड वर्ड में हम विल और पॉसिबिलिटी दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, यू डैश हैव योर ओन हेयर कट। सो यहाँ पर विल, कैन, शैल या मस्ट। सो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो आइडेंटिटी को दिखाता है एक पर्सन की, कि यू डैश हैव योर ओन हेयर कट मीन्स आपकी अपनी खुद की हेयर कट होनी चाहिए, अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सो यहाँ पर एक कंपल्शन दिखा रहा है, जो कंपल्शन होता है वो होता है मॉडल मस्ट में। सो 4 ऑप्शन इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डू वी नीड टू इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल द। नीचे सेंटेंसेस गिवन है, हमें जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द वो देखना है कि किस में उसकी नीड है। दे आर ऑल बिजी ग्रोइंग थिंग्स, वी डू नॉट जनरली स्पीक ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग एनिमल्स, वाई डू पीपल वर्क, दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, दे मेक ए कंप्लीट सेंस, देयर इज नो नीड टू द हेयर। फोर्थ ऑप्शन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम के बाद द आएगा, फ्रॉम द रेस्ट मीन्स वे दूसरों से अलग हैं, कि अगर यहाँ पर ये रेस्ट रहता है तो ये आराम करने से संबंधित हो जाता है, और अगर इसके आगे द लग जाता है तो ये एक पर्सन को रिलेट करता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर पैसिव कंस्ट्रक्शन बतानी है, ये स्टेट 2016 में भी आया हुआ है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्शनरीज विल सेल द पेंटिंग एट द ऑक्शन। ऑक्शन होता है नीलामी करना, मीन्स मार्केट में किसी चीज़ के दाम का मोल भाव करना। द पेंटिंग वुड बी सोल्ड एट ऑक्शन, द पेंटिंग विल बी सोल्ड बाय द ऑक्शनरीज एट ऑक्शन, द पेंटिंग विल बी सोल्ड एट ऑक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है, पैसिव कंस्ट्रक्शन हमें इसका बनाना है। सो यहाँ पर आपको देखना है, ये वर्ब की फॉर्म से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब गिवन है, आप इससे इसको बना सकते हैं। द पेंटिंग, यहाँ पर इसने इसको चेंज कर दिया है, वुड बना दिया है। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। द पेंटिंग विल बी सोल्ड बाय द ऑक्शनरीज। सो यहाँ पर ऑक्शनरीज की देयर इज नो नीड टू ऑक्शनरी हेयर।
So this option is also wrong. Third one, the painting will be sold at auction. ये इसकी एक complete sense बनाता है. So option 3 is right. Next है, choose the correct direct speech of the given reported speech. ये क्वेश्चन भी 2016 HTET में आया हुआ है. So this is important also. He said I had better go because it was late. वह कहता है कि मेरे लिए जाना अच्छा होगा क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है. तो इसमें देख लेते हैं. He said, इसकी सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो ही said, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई को ही में चेंज करना है. तो यहाँ पर आएगा, आई को ही में चेंज करेंगे तो यहाँ बनेगा यू. सो सेकेंड ऑप्शन इज कट हियर. यहाँ पर इसने आई का आई रखा है. बेटर, यू बेटर, यू हैड बेटर, यहाँ तक सेम है. बिकॉज बेटर, यहाँ पर इसने बिकॉज को ओमिशन, इसने बिकॉज को पीछे कर दिया है, बेटर के साथ इसने बी लगा दिया. तो 3 ऑप्शन इज रॉन्ग ऑल्सो. बेटर गो बिकॉज, इन दोनों फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस. यहाँ पर कहाँ डिफरेंस है? इट इज़ लेट, इट वॉज लेट, क्योंकि ये हमें चेंज करना है, इसको एक्टिव बनाना है यानी डायरेक्ट स्पीच में लेके आना है. सो इसने इसको पैसिव बना दिया है. सो इट इज़ लेट. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 1. Now we come to math and reasoning portion. in सामान्य अध्ययन में हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को, यानी इन दोनों के अंतर को उनके योग में जोड़ें तो प्राप्त होगा. तो इसमें देखिए ये कह क्या रहा है कि 3.003 और 2.0050 के अंतर को उनके योग में जोड़े. तो इट मीन्स इनको क्या करना है, पहले आपने इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि योग में जोड़े ये कह रहा है ना, ये इनको ऐड करना है पहले और फिर इसको इनका अंतर दिखाना है ऐसे -2.050 और फिर इनको ऐड करना है. यानी एक पोर्शन में आप पहले इसको ऐड करिए, एक वाले में आप इसको माइनस करिए, फिर जो इसको जोड़ के आएगा वो आ जाएगा 5.53 प्लस 0.953 और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6.006 यानी ऑप्शन 1. नेक्स्ट है, 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं. अब इसमें इसने ये कहा है कि 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज हैं. तो आपने इस क्वेश्चन में स्पष्ट है कि आपने क्या करना है कि ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो 10 और 13 से, यानी ऐसी सिर्फ 7 संख्याएं हैं, क्योंकि जो 10 और 13 दोनों से भाग हो सकती है. गुणज मीन्स इनसे गुणा हो सकती हैं, यानी वो हो सकती हैं एक तो 130, 260, 520, 650, 780 और 910. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी ऐसी 7 संख्याएं हैं. नेक्स्ट है, प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत क्या है, यानी 3 के गुणज मीन्स 3 का टेबल 5 तक. ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इसका आपने औसत निकाल लेना है. यानी 3 गुना में 1 2 3 4 और प्लस 5 और बटे में 5, तो इसका जो औसत है वो 9 आएगा, यानी ऑप्शन ए.
नेक्स्ट है एक संख्या का 9वां भाग, ठीक है, अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? सपोज कोई संख्या x है, उसका 9वां भाग यानी इसका 9वां भाग अपने उसके 10वें भाग से 4 अधिक है, तो इट मीन्स इसका जो 10वां भाग है वो कितना अधिक है? 4। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, इट मीन्स ये जो 9वां भाग है ये 10 में से माइनस हो जाएगा, तभी ये 4 अधिक निकलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 360। नेक्स्ट है 873 रुपए का 16/2/3% क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या करना है, 873 गुना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 50/3, 50/3 गुना में 100, और ये आ जाएगी 145.50 यानी ऑप्शन 3। एक मेज को नेक्स्ट है, एक मेज को 517 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का सीपी ज्ञात करना है और इसने इसका क्रय मूल्य बताना है कि इसने 517 में बेचने पर इससे 10% का लाभ कमाया। तो आपको क्या करना है, ये इसका सीपी ज्ञात करना है ना, तो 100/110 जो लाभ होता है, क्योंकि 100 में 10% हुआ, गुना 517, तो ये हो गया 470। नेक्स्ट है 675 रुपए को ए और बी में 5:4 में बांटो। अब रेशो वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जैसे इसने दोनों का पूछ लिया, तो इन दोनों को क्या करना है, 5 और 4 को आप ऐड कर दीजिए। तो आप जैसे ए का 5 है, बी का 4, तो ए का निकालेंगे 5/9 गुना 675, ठीक है, ए का आ जाएगा 375, और इसी तरह आप बी का निकाल लीजिए, बी का आ जाएगा 4/9 गुना 675 और बी का आ जाएगा 300। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट है एक कार सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? अब ये समय और दूरी का क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें मीटर में पूछ रहा है ना वो, और कार की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको जो किलोमीटर है उसके मीटर बना लीजिए, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 45 को हम क्या करेंगे, 45 को हम 5/18 से गुना कर लेंगे, क्योंकि ये 3600/1000, इसको जब हम काटते हैं तो 5/18 बन जाता है ये। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 25/2 मीटर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब ये कह रहा है कि 4 मिनट में कितने मीटर दूरी, अब 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो 4 मिनट में करेगा ये 25, क्योंकि दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है d गुना t होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी स्पीड आ गई है, तो स्पीड है 25/2 गुना, अब ये 4 मिनट है, तो 4 मिनट यानी 4/60, ठीक है, 4 गुना 60, क्योंकि 4 मिनट बोल रहा है ना ये। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 3000 मीटर, यानी 3000 मीटर आ जाएगी डिस्टेंस है। नेक्स्ट है 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? देखने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें जो समय, जो टाइम पीरियड गिवन है वो मंथ में गिवन है। तो इसको ध्यान रखना है। साधारण ब्याज क्या होता है, ये मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। ये समय 9 है और बटे में 100, क्योंकि इसने महीने गिवन किए हैं, तो इट मीन्स ये 12 में से 9 महीने हैं, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये आ जाएगा 450 यानी 450।
ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड महीने में दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है या वर्ष में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एक घनाभ के सिरों की संख्या कितनी है। ये कह रहा है कि क्यूबिड के कितने वर्टेक्स सिरे होते हैं। अगर आपको ध्यान हो कि क्यूबिड के कितने सिरे होते हैं तो ये 8 सिरे होते हैं, तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब यहाँ पर हमें ये आकृतियाँ गिवन हैं, चित्र ये हैं, तो उसको ध्यान से देखिए कि ये वाली जो आकृति है ये किस में बन रही है। तो हमारे पास 2 और 3 इसके सिमिलर हैं, आप इसमें देख लीजिए कि ये किस में बन रही है। तो ये बन रही है आपकी इसमें, ये वाली, फिर ये ऐसे, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन 3 में गिवन है, 3 में निहित है ये। नेक्स्ट है, वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जो अन्य जोड़ों से भिन्न हो। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में यानी स्टेबल में। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। नो, शेर का जो रहने का स्थान होता है वो डेन होता है, उसकी गुफा होती है, उसको मांद बोला जाता है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिए गए हैं, यानी ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का, ये 14 का और ये 15 का। तो इट मीन्स यहाँ पर 12 का स्क्वायर आएगा, ये 12 बारियाँ 144, यानी 12 12 144। सो हमारा ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध निम्न में से किस से है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि जो राष्ट्रीय जो पशु है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, तो जिराफ किसका है यहाँ पर। सो यहाँ पर ऑप्शंस में देख लेते हैं। जैसे भारत का है, भारत का क्या है? भारत का है बाघ यानी बंगाली टाइगर। और अमेरिका क्या है? अमेरिकी बाइस। मलेशिया का कौन है? मलाई टाइगर। और अफ्रीका का है एंटीलोप, जिसको जिराफ बोलते हैं। सो ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर ये अक्षर दिए गए हैं अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर देख लीजिए A B, यहाँ पर C का ओमिशन है, D E F यानी 1 2 इसकी इंक्रीजमेंट हो रही है। सो G के बाद क्या आ जाएगा? H I और J यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो K यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा? K, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ए पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है, यानी दायां इधर होता है और बायां इधर। बाएं से क्या है? 16वां है और दाएं से 15वां है। तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो इसमें अभी पहले हमें इसका टोटल कर लेना है, यानी 15 और 16 दोनों ऐड कर लीजिए। और क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही स्थान होता है तो इसमें से एक व्यक्ति एक ही जगह पे बैठेगा तो 2 पे तो नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर इसमें से एक जो प्लेस है वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 और 16 31 होते हैं और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 30। यानी 30 में और कितने पर्सन ऐड हो जाएंगे? 30 में ऐड हो जाएंगे 20%, तो तभी 50 होएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी यानी 2। नेक्स्ट है,
एक्स और वाई भाई हैं, यानी एक्स और वाई भाई हैं दोनों। पी और क्यू बहन हैं, ये दोनों बहनें हैं। एक्स का पुत्र क्यू है, यानी जो ये क्यू है, ये एक्स का पुत्र क्यू का भाई है, यानी जो यहाँ पर एक्स का जो पुत्र है, बेटा है, वो क्या है, वो क्यू का भाई है। ठीक है, तो आप बताएं कि वाई का पी से क्या संबंध है। तो ये आप शुरू से इसको देख लीजिए, एक्स और वाई ये तो भाई हैं, और पी और क्यू ये बहन हैं दोनों, ये बहन हैं। फिर इसने कहा कि एक्स का पुत्र क्यू, सो यहाँ पर सॉरी, ये एक्स का पुत्र ओ है, दिस इज़ नॉट क्यू। एक्स का पुत्र ओ क्या है, क्यू का भाई है। तो इसको आप रिलेट करके देख लीजिए, वाई का पी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ये वाई है, इसका पी से हमें रिलेशन देखना है। ये इससे चल रहा है क्योंकि एक्स का जो पुत्र है ओ, वो कौन है, वो क्यू का भाई है, और क्यू और पी जो है वो आपस में बहन है। तो इसका मतलब ये इसका क्या हुआ, वाई पी का चाचा हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्शंस देख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और अब इसने ये पूछा है ना दक्षिण पश्चिम, तो जो और डायरेक्शंस रहती हैं, दक्षिण पश्चिम में आएगा आपका इधर, और उत्तर पूर्व आएगा आपका इधर। तो इसने क्या बोला है कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, तो यानी ये सर्कल में चल रहा है, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, जैसे ये कितने प्लेस चला गया है, 1 2 3, तो उत्तर पूर्व भी 3 प्लेस चला जाएगा। तो यानी ये 1 2 3 प्लेस चला गया है, तो ये भी है 1 2 और 3। तो ये कहाँ पर पहुँच गया है, ये पहुँचा है उत्तर में, ये उत्तर में पहुँच गया। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ये पहुँचा है आपका ये तो उत्तर पूर्व। इसने हमारे से ये पूछा कि उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा 1 2 और 3, उत्तर पूर्व हो जाएगा दक्षिण, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। मैंने मीन्स एक वॉच है, वो 12 बार बजती है और हर बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती हैं। आप यह बताएं कि 7 बार बजने में है कितना समय लेगी। अब इसने हमें टोटल जो समय है वो गिवन है, 12 बार अगर ये बज रही है तो 33 सेकंड का ये समय लेती है। तो इट मीन्स 12 बार बजने में इसके जो समय अंतराल होंगे वो 11 होंगे। ठीक है ना, तो 12 में से -1 यानी 11 समय अंतराल होंगे, यानी जब ये 12 बार बजेगी तो ये 11 समय अंतराल होंगे इसके। तो फिर अगले 7 बार बजने में, तो अगले नेक्स्ट तो 7 बार जो बजेगी ये, तो उसमें 6 होंगे, क्योंकि जब 12 बार बजेगी तो 11 समय अंतराल होंगे और 7 बार बजेगी तो 6 समय अंतराल होंगे। तो एक समय अंतराल क्या हो जाएगा हमारा 33/11, तो यानी 3 सेकंड पर ये जो अंतराल निकल रहा है इसका 3 सेकंड पर उसमें, तो इसका जो अभिष्ट जो समय निकलेगा टोटल, तो वो हो जाएगा 7 बार पूछ रहा है ना ये, तो 7 बार कितने बार बजेगी ये, इसके समय अंतराल निकलेंगे 6, और यानी 3 से गुणा करने पर आएगा 18 सेकंड। तो ये तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन 3, 18 सेकंड बाद का समय लेगी। नेक्स्ट है 4 × 4 = 6, 6 × 6 = 26, 7 × 7 39, और 5 × 5 कितना होगा।
अब ये क्या कह रहा है, 4 गुना 4 यानी 16, और 16 में से 10 गए 6, छिक छिक 36 में से 10 गए 26, 7 7 49 में से 10 गए 39, और 25 में से 10 गए 15। जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। तो अब जब हम यहाँ पर हरियाणा जी के जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, कितने राज्यों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है? 2, 4, 5 या 7 राज्यों के साथ। तो हरियाणा के साथ जो सीमा जो लगती है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। 5 जो राज्य हैं इनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिसर तीर्थ के जो तीर्थ है, ज्योतिसर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या घग्गर। अब ये ज्योतिसर तीर्थ कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है ज्योतिसर। और इसके निकट किस नदी का अस्तित्व है? सरस्वती, साहिबी, यमुना या घग्गर का। और इसके समीप है सरस्वती का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह धमाल नृत्य आया है, ये नृत्य, युद्ध कला, खेल या नाटक? तो धमाल क्या है? एक ये नृत्य है। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतक, गोहाना, जहाजगढ़ या हांसी को। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश का कौन सा स्थान था जिसे अपनी राजधानी बनाया था? और ये था ऑप्शन 4 वाला, हांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है भिवानी HBSC, इसकी स्थापना हुई थी 1966, 70, 69 या 1947 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर के द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भाखड़ा नहर के द्वारा सिरसा, हिसार, रोहतक या इन सभी की। तो भाखड़ा नहर जो है इसके द्वारा जो सिंचाई होती है तो ये इन सभी की होती है, रोहतक की भी, हिसार, सिरसा, हिसार और रोहतक, इन सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना ये किस नहर पर बनी है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, गुरुग्राम या भिवानी नहर पर। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन 2 में रहेगा, ये पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो ये रेवाड़ी स्थान है, रेवाड़ी जिला। कुंड, बावल, खोल या कोसली में। तो स्लेट पत्थर पाया जाता है और ये कुंड नामक स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो कौन से नंबर के हैं? 13, 14, 15, 16, यहाँ पर ये 17, 18। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो या फिर हरियाणा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल है ये कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के वर्तमान में नए राज्यपाल बने हैं और कौन से नंबर के हैं? तो यहाँ पर ये 18वां जो नंबर है इसके हैं। और जब इन्होंने शपथ ली तो शपथ जो ली थी तो वहाँ पर उस समय कौन कौन मौजूद थे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला और इनके साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी ये उस समय मौजूद थे। और इनको जो ये शपथ जो दिलाई थी वो किन के द्वारा दिलाई गई थी? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे रविशंकर झा, इन्होंने इनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? अकबर, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान या हर्षवर्धन के द्वारा। तो गोहाना में किले का जो निर्माण हुआ था इसका संबंध है ऑप्शन 3 में, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्न में से किसने प्रसिद्ध आध्यात्मिक संघों की रचना की है?
तो यहाँ पर अब हम जो विशेष हरियाणा से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम यहाँ पर इसमें करने वाले हैं। तो इनमें से कौन है जिसने प्रसिद्ध आध्यात्मिक सांग जो है इनकी रचना की थी? पंडित लक्ष्मीचंद और मांगेराम या मानसिंह या फिर बाजे भगत। तो आध्यात्मिक सांगों की रचना जो है उसके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और ये है ऑप्शन डी वाले बाजे भगत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत या इनमें से कोई सब नहीं। और इसका संबंध ऑप्शन ए में पंडित लक्ष्मीचंद। और ये जो पंडित लक्ष्मीचंद है इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणा का कालिदास कहा जाता है और इनके ऊपर जो हाल ही में एक फिल्म भी बनाई जा रही है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, श्री ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ। संस्कृत ग्रंथ श्री भक्तफूल सिंह चरित्रम के जो लेखक इनमें से कौन है? पंडित विद्यानिधि, रामचंद्र, छज्जूराम शास्त्री या जयराम शास्त्री। और यहाँ पर जो इनका जो संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए में, पंडित विद्यानिधि में। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म वर्ष 1937, 1837, 1737 या 1914। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और इनका जो जन्म जो माना गया है ये ऑप्शन बी में रहेगा 1837 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत फूल सिंह का संबंध किस जिले से है? महाराजुआ, सोनीपत, महम, रोहतक, मानेसर, गुरुग्राम या जींद से। तो भगत फूल सिंह यहाँ पर एक महिला विश्वविद्यालय भी है और ये ऑप्शन ए में है, महाराजुआ, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फरीदाबाद के निकट गांव सिही किस प्रसिद्ध भगत की जन्मस्थली माना जाता है? गांव सिही, राधास, तुलसीदास, रामदास या सूरदास की। तो ये सिही गांव से जो संबंध माना गया है ये सूरदास जो है इनका माना गया है और ये सिही कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है पर, हरियाणवी भाषा का जो पहला उपन्यास था कौन सा था? हेरू की कहानी, जाड़ूफिरी, दान लीला या सुराही गया। तो हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास था और ये झाड़ूफिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट या दीपचंद वर्मा से। तो हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के कलाकार हैं और इनका नाम है किशनलाल भट्ट, इनसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? वीर, करुण, शांति या हास्य रस की। तो लोक गाथा आल्हा में और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, वीर रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महर्षि बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे? हर्षवर्धन, कनिष्क, अकबर या बाबर के। तो ये जो महर्षि बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन जो है वह जो कुरुक्षेत्र जो है वर्तमान में थानेसर जो स्थान है वहाँ के ये शासक थे, राजा थे हर्षवर्धन और इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, पंडित मांगेराम बाजे भगत हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते हैं? पंडित मांगेराम और बाजे भगत। जानटी कला, सोनीपत, सिसाना, सोनीपत, खरखोदा, सोनीपत या गन्नौर, सोनीपत। इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा, सिसाना गांव, सोनीपत से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रकिरण, जमाल और जानी चौर के प्रसिद्ध जो रचनात्मक सांग वगैरह है ये लिखे गए थे? पंडित लक्ष्मीचंद, हरदेव, धनपत सिंह या बाजे भगत के द्वारा। और ये लिखे गए थे बाजे भगत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जन्म, ध्रुव भक्त, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला नामक जो सांग है प्रसिद्ध सांग इनके रचिता? पंडित मांगेराम, हरदेव, पंडित लक्ष्मीचंद या दीपचंद। और इनके हैं ये ऑप्शन ए वाले, पंडित मांगेराम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक सांगी बाजे भगत हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते थे? सिसाना, सोनीपत, शेरी खानदा, सोनीपत, गन्नौर, सोनीपत या जंटी, सोनीपत। तो बाजे भगत का संबंध बताना है यहाँ पर और इनका जो संबंध है ये सिसाना गांव, सोनीपत से माना गया है।
अगला क्वेश्चन है पंडित दीपचंद बहमन हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते थे? सिसाना सोनीपत, सेरीखांदा सोनीपत, गन्नौर सोनीपत या जानटीकला सोनीपत से। तो पंडित दीपचंद बहमन और इनका संबंध है ऑप्शन बी में सेरीखांदा सोनीपत से। अगला क्वेश्चन है लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता था? लकड़ी के ताकत, पत्थर के मंच या ईंट से बने मंच या चटाई पर। तो ये सांग जो होते थे ये लकड़ी के ताकत पर होते थे। तो लकड़ी के ताकत पर इन्हें किया जाता था। अगर लकड़ी की ताकत न हो तो बुग्गी जो होती है उसको जोड़कर भी काम चला लिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है। यह किस खेल से संबंध रखते हैं? किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? पंडित रामकृष्ण व्यास हरियाणी सांग, हरियाणी कला, हरियाणवी नृत्य या हरियाणवी शिल्प से। तो पंडित रामकृष्ण व्यास का जो संबंध है और यह है ऑप्शन ए में हरियाणी सांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किन के समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब के। तो भक्त व संगीतज्ञ सूरदास का जो संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए में अकबर जो है इनके ये समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले जो प्रमुख साहित्यकार माने गए हैं तो ये इनमें से कौन थे? जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले जैतराम, बंसीलाल, श्रीधर या नित्यानंद। तो जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले जो प्रमुख साहित्यकार जो यहाँ पर माने गए हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर सूर्य कवि के नाम से जाने जाते हैं जिन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा गया है और इनके बारे में हमने पहले जो एक क्वेश्चन पढ़ा था पंडित नेकीराम, तुलाराम, लक्ष्मीचंद या सतीश कौशिक। तो यहाँ पर इनका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का शेक्सपियर, महर्षि कालिदास या सूर्य कवि इनके नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता कौन है? स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव या आचार्य बलदेव। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो यहाँ पर रचयिता है तो ये ऑप्शन ए वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? अहमद बख्श खान की थानेश्वरी रामायण, कंभ रामायण, आनंद रामायण या कृतिवास रामायण। अहमद बख्श खान और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा थानेश्वरी रामायण। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा हरियाणा से संबंधित नहीं है? महात्मा हरिदास, वीरभान, नरोत्तम दास या बनारसी दास। तो यहाँ पर हरियाणा से संबंधित नहीं थे और ये थे ऑप्शन सी वाले नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन इनमें से एक प्रसिद्ध रागनी गायक थे? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, पंडित लक्ष्मीचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान। और सभी क्या हैं? कवि हैं। तो सांग के लिए जाने जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सोनीपत, पानीपत, हिसार या कैथल में। तो ये रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इनका जो यहाँ पर जन्म माना गया है ये ऑप्शन बी रहेगा हमारा पानीपत से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर। सुरेंद्र शर्मा, राजाराम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा या अल्हड़ बीकानेरी। तो सभी काव्य से संबंधित है और एक नहीं है तो ये राजाराम शास्त्री इनका संबंध काव्य से नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि अली बख्श जिसने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी वह हरियाणा प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? रेवाड़ी, रोहतक, जींद या भिवानी से। तो ये अली बख्श सांगों की रागनी और कथा लिखी और इनका संबंध है फिर ये ऑप्शन ए में रेवाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इनमें से सांगी ने रामायण का मंचन कौरवी भाषा में किया था? तो कौरवी भाषा में किया था और ये कौन है? अली बख्श, कृष्ण गोस्वामी, अहमद बख्श या ये सभी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला अहमद बख्श जो है इन्होंने रामायण का मंचन जो है ये कौरवी भाषा में किया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 25 जुलाई 1970,
9 जुलाई 1979, 1971 या 25 जुलाई 1979। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन माना गया है ये 25 जुलाई 1970 को माना गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव, रोहतक, अंबाला या पंचकुला में। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, और ये है ऑप्शन डी वाला, पंचकुला। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हरियाणा में साहित्य, कला एवं संस्कृति के विकास के लिए कितनी अकादमियाँ स्थापित की गई हैं? 5, 6, 7, 8। तो साहित्य, कला और संस्कृति के विकास के लिए जो अकादमियाँ स्थापित की गई हैं ये है 5। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना गया है। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ, राजाराम शास्त्री, संत गरीबदास या संत नित्यानंद को। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना गया है और ये माना गया है चौरंगीनाथ को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाबुल देश जाइयो प्रदेश जाइयो गौरी का बरतु ढूंढियो किस अवसर पर गाए जाने वाला एक लोकगीत है? फागण में, दीपावली में, तीज पर या विवाह पर। और ये एक लोकगीत है जो गाया जाता है विवाह के अवसर पर। बाबुल से आप समझ सकते हैं यहाँ पर लड़की जाऊन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद्य में हरियाणवी का प्रयोग किया है? गणेशी लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मूलचंद या श्रीधर। और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाले, तो ये श्रीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कौरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? मैथिली, उर्दू, खड़ी बोली या अवधी का। तो कौरवी भाषा कौरवी बोली है, यहाँ पर किस बोली का प्रारूप है? और ये है खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कवि पुष्पदंत की रचनाएं ये किस पंथ से संबंधित है? आर्य समाज, जैन, सूफी पंथ या बौद्ध धर्म से। कवि पुष्पदंत की रचनाओं का जो संबंध माना गया है ऑप्शन बी में हमारा रहेगा, तो जैन से संप्रदाय जो से इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? ये गुड़ियानी रेवाड़ी में है, इनके ख्याल गायक बताना है। हनायत खां, अमराव खान, कल्लन खां या अचपाल। तो इनका जो संबंध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी में, कल्लन खां से। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये सुमेलित करने का है। सूची 1 को 2 के साथ आपने यहाँ पर सुमेल करना है, मिलान करना है। मिलान करने में हमारा जो सी आंसर है तो ये माना गया ऑप्शन ए वाला। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। 2, 1, 3, 4। जोहराबाई का संबंध गजल गायक से है। पंडित जसराज का संबंध ये शास्त्रीय गायक से है। अचपल का संबंध ये सरगम तराना गायक से माना गया है। कलन का संबंध ख्याल गायक से माना गया है। तो इस प्रकार से इनका सही मिलान यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके स्टैट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।